नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अस्मिता। बंसल न्यूज की खास पेशकश मार्गदर्शन में आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी अपने करियर को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो ये कार्यक्रम आपको बहुत काम का है, क्योंकि इस प्रोग्राम में एक्सपर्ट्स करेंगे आपका मार्गदर्शन और बनेंगे लक्ष्य हासिल करने में मददगार। हमारे खास कार्यक्रम मार्गदर्शन में हम उन लोगों से आपको रूबरू कराते हैं जो शिक्षा के लिए बेहतर काम कर रहे हैं, छात्रों के मन में करियर को लेकर उठने वाले सवालों का जवाब देते हैं और कैसे शिक्षा का स्तर बढ़े इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। मार्गदर्शन की इस खास पेशकश में हमारे साथ भोपाल से नीरज चौकसी जी मौजूद है, जो डायमंड एकेडमी एंड स्कूल बैरसिया रोड भोपाल के डायरेक्टर हैं, और साथ ही में खुशी साहू भी मौजूद है जो 10वीं कक्षा पीसीएम की स्टूडेंट है। मार्गदर्शन में आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नीरज जी आपके पास आऊंगी। आपकी जो एकेडमी है डायमंड एकेडमी स्कूल भी है, मैं चाहूंगी कि उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या खास है, कब से आपने इसकी शुरुआत की। सबसे पहले तो मैं बंसल न्यूज़ के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं और मैं बताना चाहूँगा कि 2016 से मैंने अपना इस डायमंड एकेडमी की शुरुआत करी है। मेरा जो मुख्य टारगेट है वो है ग्रामीण अंचल में रह रहे बच्चे, ख़ास तौर से वो प्रतिभावान बच्चे जो किसी कारण से गांव से निकलकर बड़े क्षेत्र में या किसी एक ऐसी इंस्टीट्यूट में नहीं जा पाते हैं या उनको एक ऐसा सोर्स नहीं मिल पाता है। तो ऐसे गांव के बच्चों को हम कम से कम फीस के अंदर पढ़ा पाएँ और जो भी उनकी प्रतिभा है उसको हम निकाल पाएँ। सर, कहाँ से मोटिवेशन, जैसा कि आपने कहा कि आपका खासकर ग्रामीण अंचल के बच्चों पर आपका फोकस है, तो कहाँ से ये मोटिवेशन आया? क्या आपने आपके आसपास ये देखा कि शिक्षा की कमी है या बच्चों को उस लेवल का एजुकेशन नहीं मिल पा रहा था, इस वजह से आपने सोचा कि चलिए इसकी शुरुआत करते हैं? देखिए सर, मैम मैं जो है नवोदय स्कूल का स्टूडेंट रहा हूँ, तो हम लोगों को बचपन से ही ये पढ़ाने की आदत है क्योंकि हॉस्टल स्कूल था। जिस समय मैं ये शुरुआत की मैंने सिर्फ ये ऐसे ही एक कुछ टाइम निकालने के लिए मैंने किया था, लेकिन मैंने देखा उस समय मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आया और मैं एक ऐसे क्षेत्र में पढ़ा रहा था जहाँ पे पहले से काफ़ी सारे स्कूल्स थे और सेम टाइम पर जहाँ मेरा जो पैतृक गांव है वहाँ मैंने देखा कि जो मेरे भाई हैं या मेरे जो परिवार के लोग हैं उनका रिजल्ट काफ़ी अच्छा नहीं है, या जो एजुकेशन का एक स्तर जो होना चाहिए, जो नॉलेज होना चाहिए वो उनको नहीं है। तो मैंने ये डिसाइड किया कि यदि मुझे इस क्षेत्र में ही आगे बढ़ना है तो क्यों ना मैं अपने ही गांव क्षेत्र में जाकर ये काम करूं। तब मैंने 2016 में निर्णय लिया और वहाँ पर एक डायमंड कोचिंग एकेडमी के नाम से अपने इंस्टीट्यूट की शुरुआत करी और आज कोचिंग के साथ साथ हम स्कूल भी रन कर रहे हैं। और ग्रामीण क्षेत्र का जो बच्चा है मैं मानता हूँ उसमें बहुत प्रतिभा है। आज बड़े बड़े लेवल पे जाके मेरे इंस्टीट्यूट के बच्चे अच्छा काम कर पा रहे हैं, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में हो या स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हो। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है जिस तरह से आप कह रहे हैं कि बड़े बड़े लेवल पर आपके स्टूडेंट्स हैं। मैं आपके इंस्टीट्यूट के बारे में समझना चाहूँगी सर कि आपकी पढ़ाई का पैटर्न क्या होता है, आपके इंस्टीट्यूट का पैटर्न क्या है, किस तरह से आप स्टूडेंट्स को एजुकेट करते हैं, किस तरह से आप उनकी मदद करते हैं? मैं चहुमुखी विकास पे भरोसा रखता हूँ और दूसरा मेरा विश्वास ये है कि हर बच्चा पढ़ाई में एक्सपर्ट हो ये ज़रूरी नहीं है। जो बच्चा पढ़ाई में अच्छा है हम कोशिश करते हैं वो पढ़ाई में और अच्छा बने। जैसे मेरे यहाँ से कुछ बच्चे अभी, जैसे भोपाल टॉपर भी मेरे यहाँ से एक स्टूडेंट बना है, ब्लॉक लेवल की जहाँ हम बात करते हैं वहाँ पे वो बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं, फिजिकली फिट हैं, तो वो स्पोर्ट्स में अच्छा करें। तो मेरी ये कोशिश रहती है कि हम उनको स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाएं। बच्चे बड़े भी हैं, इसके साथ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कल्चरल एक्टिविटी में बहुत अच्छा कर सकते हैं, डांस उनका बहुत अच्छा हो सकता है, सिंगिंग उनकी अच्छी हो सकती है। तो कहने का सिर्फ मतलब ये है कि बच्चा जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहे, जिसमें उसका इंटरेस्ट है, जिसमें उसकी रुचि है, जिसमें वो ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकता है, हम उसको उस क्षेत्र में आगे ले जाने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल सर, ये बहुत ही अच्छी बात कही आपने कि ज़रूरी नहीं कि अगर बच्चा अच्छे मार्क्स ला रहा है, पढ़ाई में अच्छा है तो ही वो अच्छा है। हो सकता है कोई बच्चा क्रिकेट अच्छा खेलता हो सकता है कोई बच्चा डांस अच्छा करता हो। तो आपकी एकेडमी में कुल मिलाकर चहुमुखी विकास पर ध्यान दिया जाता है। हमारे साथ आपके स्टूडेंट भी है खुशी, उनसे भी उनका एक्सपीरियंस जान लेते हैं। खुशी, कैसा आपको लग रहा है यहाँ डायमंड एकेडमी में, क्या कुछ आपका एक्सपीरियंस है? सबसे पहले तो मैं बंसल न्यूज़ को धन्यवाद कहना चाहूँगी। मेरा नाम खुशी साहू है, मैं डायमंड एकेडमी की छात्रा हूँ। मैं जी जी जी, आराम से बोलिए खुशी आप। मैं सबसे पहले तो बंसल न्यूज़ को धन्यवाद कहना चाहूँगी। हमारे स्कूल में अच्छे अच्छे कार्यक्रम हुआ करते हैं। जी,
आपको पढ़ाई कैसा लगता है यहाँ पर? टीचर्स कैसे हैं? आप जब पढ़ती है तो क्या आपको समझ में आता है? क्या कुछ अलग आपको यहाँ पर लगता है? मैम मुझे सब कुछ समझ आता है, सब अच्छे से पढ़ाया जाता है। सारे सब्जेक्ट हमसे बोला जाता है कि सेल्फ स्टडी करना है, हम घर पे जाकर सेल्फ स्टडी करते हैं। उसकी जो हमें समझ नहीं आता है उसको फिर हम दोबारा दूसरे दिन स्कूल आते हैं, दूसरे दिन सर से उस टॉपिक की बात करते हैं, सर हमको अच्छे से समझाते हैं, फिर उससे हमारा और अच्छा कॉन्फिडेंस हो जाता है और अच्छे से पढ़ने लगते हैं। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि आपने बताया, सर ने भी बताया कि 10th क्लास में आप क्योंकि बोर्ड्स का प्रेशर भी रहता है खुशी, तो किस तरह से आप मैनेज कर रही है? 10th बोर्ड्स है, टफ सब्जेक्ट्स है, तो क्या स्कूल की ओर से आपको कोई मदद मिलती है? यस मैम, बिल्कुल मिलती है। हमें जो भी समझ आता है, समझ नहीं आता है तो हम मैम से क्लियर कर लेते हैं। और सेल्फ स्टडी का तो हमसे बोला ही गया है, जो भी हमें कुछ समझ नहीं आता है उसे सेल्फ स्टडी करते हैं। और टेस्ट होते हैं हमारे, हर मंथ टेस्ट लिए जाते हैं, जिसमें कि चैप्टरों का टेस्ट लिया जाता है। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर हर महीने आपके टेस्ट होते हैं, जिससे आपकी भी प्रैक्टिस हो जाती है। और क्योंकि बोर्ड्स टफ एग्ज़ाम होता है, डिफ़िकल्ट होता है, तो कुल मिलाकर पहले से ही तैयार किया जाता है। नीरज जी, आपसे समझना चाहूँगी, अभी हम देख रहे हैं कोविड के बाद से ऑनलाइन क्लास का भी काफ़ी ज़्यादा प्रचलन बढ़ गया है। कई बार हम देखते हैं कि बच्चों की ऑनलाइन क्लास भी ली जाती है, तो आपकी एकेडमी में भी ऐसी कोई सुविधा है कि अगर कोई बच्चा ना आ पाए तो उसे ऑनलाइन तरीके से पढ़ाया जाए या उसकी इस तरह से मदद की जाए? देखिए, मैं ऑनलाइन कोचिंग को मैं सही नहीं मानता हूँ। ये जिस समय कोविड था उस समय सिर्फ एक विकल्प था। फिजिकल क्लास में क्या होता है, बच्चा जब हमारे सामने बैठता है तो हम लोग जब उसके फेस टू फेस होते हैं तो हम समझ पाते हैं कि उसको सच में समझ में आया कि नहीं आया। कई बार बच्चों के अंदर हेजिटेशन होता है, तो वो हेजिटेशन हम लोग क्लियर कर लेते हैं। दूसरी बात, क्या गारंटी है जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या जो इंस्टीट्यूट ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं कि बच्चा वहाँ पे सच में ईमानदारी से पढ़ भी रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। बच्चों ने इतने सारे वैकल्पिक चीज़ें ढूंढ लिए हैं कि उधर टीचर को लग रहा है कि ऑनलाइन में पढ़ाई कर रहा है, लेकिन वो शायद नहीं कर रहा होता। सभी बच्चे नहीं कर सकते हैं। तो ये कोविड के टाइम का एक विकल्प था। अभी मैं इस तरीके की कोई कोचिंग नहीं देता हूँ और ना ही मैं इसको देने में विश्वास रखता हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि जो बच्चे कभी किसी रीज़न से स्कूल नहीं आए, कोचिंग नहीं आए, तो उनके लिए हमने एक विकल्प दे के रखा हुआ है कि हमने वो चीज़ें उनको व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर कर दी हैं। और वैसे भी ये मोबाइल का जो प्रचलन है, मैं मानता हूँ कि बच्चों को उनसे जितना ज़्यादा दूर रखा जाए उतना बेटर होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही। जो हम फिजिकली जब हमारे सामने स्टूडेंट होता है, जब हम कोई स्टूडेंट टीचर से डाउट पूछता है तो वो ज़्यादा बेटर रहता है एज़ कम्पेयर टू ऑनलाइन। खुशी हमारे साथ है। खुशी, आजकल हम देखते हैं बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं। मोबाइल फ़ोन आपके पास भी होगा, आपके दोस्तों के पास भी होगा। ऐसे में कॉन्सेंट्रेट करना पढ़ाई पर, क्योंकि आपके बोर्ड्स भी है, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आप कैसे अपना टाइम मैनेज करती है? कैसे जो प्रलोभन है, जो डिस्टर्बेंस है, उसे आप दूर करती है? हम मोबाइल चलाने का तो हमको मना करा गया। हम मोबाइल चलाते भी तो हमारे पेरेंट्स सर को शिकायत कर देते हैं, जिससे कि हम मोबाइल नहीं चला पाते। और हमारे पढ़ने में मन लगा रहता है। कल्चरल एक्टिविटीज़ भी होती हैं, CCA वगैरह होता है फ्राइडे को। सब चीज़ में आगे बढ़ाया जाता है। स्पोर्ट होते हैं, स्पोर्ट्स में भी आगे ले जाया जाता है। CCA में गरबा वगैरह सारी चीज़ें हुआ करती हैं। आप कौन सी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती है? आपको कौन सी एक्टिविटी स्कूल में जो होती है जो पसंद है? मैम स्पोर्ट्स भी कर लेते हैं, पढ़ने में भी अच्छे हैं। सारी एक्टिविटी में ले जाया जाता है आगे, यानी बढ़ाया जाता है, आपको कहा जाता है कि आप पार्टिसिपेट करो इसमें। यस मैम। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है और ये बहुत ज़रूरी भी हो जाता है। दर्शकों से भी हम यही कहना चाहते हैं कि सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ मार्क्स ही सब कुछ नहीं होता है। बच्चों का चहुमुखी विकास होना भी ज़रूरी नहीं। नीरज जी, आपसे समझना चाहूँगी, जिस तरह से खुशी ने कहा कि स्पोर्ट्स भी होते हैं स्कूल में, एकेडमी में, गरबा भी होता है, कल्चरल एक्टिविटीज़ भी होती है, इन सब में एक बहुत बड़ा पॉइंट निकल कर आता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट को लेकर सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हमें देख रहे होंगे और कुछ ही दिनों बाद बोर्ड्स के एग्ज़ाम भी है, तो मैं चाहूँगी कि आप टाइम मैनेजमेंट को लेकर कुछ मंत्र देना चाहें। हम देखिए, टाइम मैनेजमेंट के साथ में एक चीज़ और होती है, टास्क मैनेजमेंट जी। हमको ये समझना होगा। टाइम मैनेजमेंट की बात सब करते हैं, लेकिन बच्चों को मैंने टाइम के साथ साथ टास्क मैनेजमेंट करना सिखाया है कि यदि आपके पास में 2 टास्क हैं कि आपको अभी कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी है जहाँ पे आपको पार्टिसिपेट करना है, प्लस आपका पढ़ाई भी करना है, तो आपको दोनों में समझना पड़ेगा कि अभी हमारे लिए प्रायोरिटी पे क्या है, हम किसको कितना टाइम दे पा रहे हैं। बच्चा पूरे टाइम पढ़ता रहे ये भी संभव नहीं है, पूरे टाइम खेलता रहे ये भी संभव नहीं है।
तो टाइम को वहाँ पे डिवाइड कर दिया है कि आपको इतना टाइम निकालना है ये फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए, बाकी टाइम आपको निकालना है स्पोर्ट्स के लिए। अब जैसे मान लीजिए कि भाई संडे का दिन है, बच्चा दिन भर नहीं पढ़ सकता है, कुछ टाइम उसने पढ़ाई कर लिया, शाम के टाइम हो गया थोड़ी देर खेल लिया। तो इस तरीके से क्या होता है कि हम जो हमारे टास्क हैं उनको हम डिवाइड करते हैं। अभी यदि एग्ज़ाम की बात करें, क्योंकि बच्चों के बोर्ड एग्ज़ाम आ गए हैं, एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो इसमें हमने बच्चों को जो अदर एक्टिविटीज़ है उनसे दूर रहने का कहा गया है कि अभी सिर्फ आप अपना फोकस पढ़ाई पे करिए। हमने उनको एक टाइम टेबल शेड्यूल दिया हुआ है कि आप इस तरीके से सब्जेक्ट वाइज इनको डिवाइड किया है। मैं उसी को मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वो टास्क हमने दे दिया है कि भाई ये 1 वीक है, 1 वीक में आपको इस सब्जेक्ट के ये चैप्टर्स कवर करना है। तो जब बच्चे को टास्क भी साथ में दिए जाते हैं तो उसके पास एक टारगेट होता है, एक गोल होता है कि मेरे को भाई ये होमवर्क मिला है, हमको ये टास्क इतने टाइम में कंप्लीट करना है। तो टाइम प्लस टास्क दोनों को यदि बच्चा लेके चलेगा तो निश्चित ही वो बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर पाएगा। बिल्कुल सर, बहुत ज़रूरी है जब बच्चे को पता होता है कि मेरे पास क्या क्या टास्क है, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, उससे कम इम्पॉर्टेंट क्या है, लीस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है। अगर जो स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं उन्हें भी मैं कहना चाहती हूँ कि आपको अगर पता हो कि आपके क्या कुछ टास्क है और ख़ासकर ये भी पता हो कि उसमें से इम्पॉर्टेंट क्या है, तो आपके लिए इजी भी हो जाएगा, एंजॉय करना भी इजी हो जाएगा, पढ़ाई करना भी इजी हो जाएगा। खुशी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, थोड़े दिन बाद आपकी भी बोर्ड एग्जाम है, उसके पहले प्रिपरेशन कैसी चल रही है, किस तरह से आप प्रिपेयर करी, क्योंकि आपके जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनकी बोर्ड एग्जाम होगी आने वाले समय में, तो उनको आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? मैम, हमारी तो पढ़ाई पहले से ही अच्छी चल रही है और अभी भी मतलब कि अब खेल कूद में तो अब मना कर दिया गया है, अब पूरा फोकस पढ़ाई पर ही करना है। सारे सब्जेक्ट के सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो गए, फिर से रिवीजन कराने लगे हैं, अच्छे से पढ़ाई हो रही है। चलिए, तो बेस्ट ऑफ लक है, आपको भी अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि हर चीज़ का एक समय होता है, खेल कूद का समय होता है, कल्चरल एक्टिविटीज़ का समय होता है, लेकिन अभी जो समय है वो पढ़ाई का है, मन लगाकर पढ़ाई करने का है। तो खुशी की तरह और भी बच्चे होंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, उनके लिए भी ये समय बहुत काफ़ी अप्रीशियस है, इम्पॉर्टेंट है। नीरज जी, स्ट्रेस मैनेजमेंट पे भी मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा फोकस डालें, क्योंकि लगातार बंसल न्यूज़ पर भी हम देखते हैं, रोज़ खबरें आती है। ब्रिलियंट स्टूडेंट्स अगर थोड़े से भी मार्क्स कम हो जाते तो इतने हताश हो जाते कि कई बार ऐसी भी खबरें सामने आई है कि एक IIT क्लियर कर लिया लड़की ने, लेकिन मार्क्स कम हो गए तो सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। ऐसे में हम देख सकते हैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के समय की स्ट्रेस मैनेजमेंट को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे सर? पढ़ाई बच्चों को समझना पड़ेगी। पढ़ाई ये है कि सभी बच्चे 90+ में नहीं आ सकते हैं। आप ये सोचें कि सारे बच्चों को या टॉप IIT कॉलेज मिल जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। आप अपनी काबिलियत आपको देखना पड़ेगा, हर बच्चे को समझना पड़ेगा कि भाई मेरा लेवल क्या है, मैं कहाँ तक मैं पहुँच सकता हूँ। अभी जैसे खुशी आपको बता रही थी, अभी इसमें एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगा, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि बोर्ड एग्ज़ाम के बच्चों की हम बात करें, आपने पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया है, आपने सारी चीज़ें लर्न कर ली हैं, लेकिन अब जो टाइम है वो है आपके लिए रिवीजन का। आप बार बार टेस्ट दीजिए, आप उसकी प्रिपरेशन करिए और चीज़ों को रिवाइज करिए। जब बच्चा रिवाइज करके जाता है तो जो एग्ज़ाम में जो गलतियाँ होती हैं वो नहीं करता है। स्ट्रेस की बात करें, स्ट्रेस व्यक्ति को तभी आता है जब वो सारी चीज़ें होच पोच हो जाती है, जिसके पास मैनेजमेंट नहीं होता है। मैं जो बार बार बात कर रहा हूँ टास्क के लेकर, कि यदि हमको पास में टास्क है, जो स्ट्रेस मैनेजमेंट, किसी को यदि अपना स्ट्रेस मैनेज करना है, आप टास्क लीजिए और उस टास्क को कंप्लीट करिए। फॉर एग्जांपल यदि 10th क्लास की हम बात करें तो बच्चों को ये पता होना चाहिए कि भाई ये मेरा एग्ज़ाम की डेट है, मेरे पास में इतने दिन बचे हुए हैं, मैंने को अभी इस वीक में ये 5 चैप्टर्स कंप्लीट करना है, अगले फिर वीक में मेरे को अगले ये 5 चैप्टर्स कंप्लीट करना है, उनका रिवाइज करना है उनको। तो उससे क्या होगा, उसको जब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि हाँ भाई इतना मेरा पोर्शन क्लियर हो गया, मेरा ये सब्जेक्ट क्लियर हो गया है, तो उसको फिर स्ट्रेस नहीं होगा, या मैं ये बोलूँगा कि बहुत कम स्ट्रेस होगा। लेकिन अभी क्या होता है कि बच्चा कहीं से भी पढ़ रहा है, कुछ पढ़ रहा है, कुछ कंप्लीट नहीं हुआ है तो वो उसमें लग गया है, फिर आधा रिवाइज कर लिया है, तो फिर उसको अपन जो बोलते हैं आगे पार्ट पीछे सपाट, जब ऐसी स्थिति बनती है तो फिर बच्चों को स्ट्रेस आना निश्चित ही है। तो इसमें टीचर का एक बहुत बड़ा रोल होता है। टीचर बच्चे से टाइम टू टाइम उनसे उनका कैसी पढ़ाई चल रही है उसके बारे में पूछता रहें, उनको बताते रहें, उनको थोड़ा गाइड करता रहें, तो उनका स्ट्रेस निश्चित ही कम हो जाएगा। बिल्कुल। खुशी, मैं आपसे भी यहाँ पर समझना चाहूँगी, आप किस तरह से आपका शेड्यूल क्या है, क्योंकि जिस तरह से नीरज जी ने कहा है, मुझे ऐसा लगता है कि पूरा सपोर्ट मिलता होगा आपको नीरज जी से, और भी टीचर्स होंगे उनका भी सपोर्ट आपको मिलता होगा। आपका क्या पैटर्न है पढ़ाई करने का? आप कितनी देर सेल्फ स्टडी करती, खुद से घर पर पढ़ती है, कितना टाइम आपका स्कूल में जाता है, आप अगर बताना चाहें?
मैं हमारी छुट्टी हो जाती है 2 बजे, फिर हम मतलब कि 1 घंटा ही रहता है घूमने फिरने खाना खाने का, फिर पढ़ने बैठ जाते हैं। हमें मैम लोग भी सहायता करती हैं, जो भी कुछ अगर पेपर के पहले 1 दिन पहले कुछ मतलब समझ नहीं आओ तो हम फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। मैम फ़ोन पे भी समझा देती हैं, कभी कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात करनी हो तो। और बिल्कुल। अच्छे यानी से समझ फ़ोन आता पर है। भी टीचर्स अवेलेबल रहते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट आता है, आप अपने टीचर्स को फ़ोन करते हैं, तो फ़ोन पर भी टीचर्स आपको कभी भी जवाब दे देते हैं। यस मैम। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आजकल जिस तरह से हम देख रहे हैं, फ़ोन्स अवेलेबल है, वीडियो कॉल्स हो जाते हैं, टेक्नोलॉजी है, तो इसका बेहतर तरीके से उपयोग डायमंड एकेडमी में होता है। और ये अच्छी बात है कि क्योंकि अक्सर कई बार सर, नीरज सर, हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स को आधी आधी रात को भी जब पढ़ते हैं तो डाउट्स आ जाते हैं, और ऐसे में आपके जैसे टीचर्स अगर उनकी मदद करें तो बहुत ही अच्छा होता है। और कॉन्फिडेंस भी एक अलग लेवल का स्टूडेंट्स में बिल्ड होता है कि नहीं, हमारे टीचर्स हमारे साथ है तो हम अपना बेस्ट देंगे ही। सर, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं, 10th-12th के एग्ज़ाम है, ऐसे में जो स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं, आप उनका किस तरह से मार्गदर्शन करना चाहेंगे? मैं अभी वही बता रहा था कि बच्चे अपना एक टारगेट सेट करें और जो भी चीज़ें स्कूल में पढ़ाई गई हैं उनके ऊपर विश्वास रखें, रिवाइज़ करें, और यदि पॉसिबल हो तो जो पुराने सेट्स हैं, पुराने जिस तरीके से क्वेश्चन पेपर आए हैं, वो किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, उनको बार बार करने की कोशिश करें। यदि किसी चीज़ में उनको डाउट हो रहा है तो वो अपने जो भी टीचर, सब्जेक्ट टीचर हैं, उनके पास जाएं, उनसे बात करें और उस टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश करें। और जो यदि अपना टारगेट सेट करके बच्चे पढ़ेंगे तो जो स्ट्रेस वाली समस्या है वो नहीं आएगी। दूसरा ये है कि वो जिस सब्जेक्ट में अच्छे हैं, जो अच्छा का वो कर सकते हैं, जिनको इंटरेस्ट है वो ठीक है, लेकिन जहाँ भी उनको थोड़ी डिफ़िकल्टीज होती है, जहाँ थोड़ी प्रॉब्लम होती है, वो अपने सब्जेक्ट टीचर से उसको लेके क्लियर करें टाइमली। लास्ट मोमेंट का इंतज़ार नहीं करें, और एग्ज़ाम के कम से कम 1 वीक पहले वो अपनी सारी चीज़ों को क्लियर कर लें और देन अपना रिवीजन स्टार्ट कर दें। सर, जैसा कि मैंने आपसे भी बात की, मुझे ये एहसास हुआ कि एक लंबा अनुभव आपका रहा है शिक्षा के क्षेत्र में। ऐसे में मैं चाहूँगी कि आप कुछ पेरेंट्स के लिए भी कहना चाहें, क्योंकि अक्सर कई बार हम देखते हैं कि पेरेंट्स की भी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई रहती है। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा बच्चा अच्छे परसेंटेज लाए, 90 अबव लाए, और कई बार इस हाई एक्सपेक्टेशन से के चलते बच्चा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। जो पेरेंट्स अभी हमें देख रहे हैं, आप उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे कि खासकर इस सेंसिटिव टाइम में, जो बोर्ड्स के पहले के कुछ दिन होते हैं, बहुत ही सेंसिटिव पीरियड होता है, इसमें पेरेंट्स कैसे अपने बच्चों का सपोर्ट कर सकते हैं? देखिए, पेरेंट्स को ये समझना होगा कि हम लोग कहावत तो बोलते हैं, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, फिर वो अपने सभी बच्चों को एक दृष्टि से क्यों देखते हैं? क्योंकि क्या है कि यदि इस तरीके से बच्चों के ऊपर प्रेशर बनाया जाएगा तो वो उनके ना तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा और ना ही रिजल्ट उतना बेटर आ पाएगा। सभी बच्चे, देखिए मैम, मैं भी एक टीचर हूँ, हम कितनी भी अच्छे से मेहनत कर लें, लेकिन सभी बच्चों को 90 प्लस में लेकर नहीं आ सकते हैं। लेकिन जो 90 प्लस में जो बच्चा आया है, सिर्फ वही अच्छा हो ज़रूरी नहीं है। जिसने 85% बनाया वो भी तो अच्छा है, जिसने 80 बनाया होगा वो भी तो कुछ अच्छा कर सकता है। तो पेरेंट्स को ये समझना पड़ेगा कि बच्चा अपना 100% दे रहा है, बस ये ज़रूरी है। उसके बाद में उसका रिज़ल्ट कैसा आता है, हाँ ये है कि अच्छा आना चाहिए, अच्छे परसेंटेज हो, लेकिन हम ये कंपैरिजन करें कि नहीं उसके 90 प्लस है तो आपके भी 90 प्लस हो। घर में 4 बच्चे हैं, यदि उसमें से एक 90 प्लस में आ रहा है तो सभी बच्चे एक जैसे हों, ये उनको थोड़ा समझना पड़ेगा। बच्चे के ऊपर अनावश्यक प्रेशर ना डालें, बच्चों को इस तरीके से गाइड करें कि बेटा आप अपना 100% दीजिए, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है, आपके टीचर से हम बात कर लेते हैं, आपको किसी सामान की ज़रूरत तो नहीं है। थोड़ा बच्चे को आप नोटिस करें कि हाँ बच्चा टाइमली पढ़ाई कर रहा है, फालतू की किसी चीज़ों में तो नहीं लगा है, मोबाइल में अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है। यदि बच्चा अपना 100% दे रहा है, देन उसके बाद भी जो रिज़ल्ट आता है आप उसको एक्सेप्ट करें। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात कही आपने। 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती। हो सकता है आपका बच्चा अगर पढ़ाई में इतना अच्छा ना हो तो दूसरी एक्टिविटी में अच्छा हो, इस बात का ध्यान आपको रखना है। खुशी, आप हमें बताइए आपका क्या आगे टारगेट है 10th में, 10th के बाद क्या करना है, क्या कुछ सोचा है आपने अभी? मैं अभी तो हम बायो लेने का सोच रहे हैं, आगे नीट की तैयारी करना चाहते हैं। और क्योंकि आपने कहा कि बायो लेना है आपको, और इसके लिए मुझे ऐसा लगता है स्ट्रॉन्ग बेस की अच्छी ज़रूरत होती है। आपको नीट की आगे तैयारी करना है, लेकिन आपका अभी स्ट्रॉन्ग बेस होगा, तो क्या डायमंड एकेडमी में आपको वो स्ट्रॉन्ग बेस मिल रहा है? आप अच्छे से मतलब तैयारी कर पा रहे हैं, क्योंकि आगे तो लंबा सफ़र तय करना है। यस मैम, डायमंड एकेडमी ने ही हमें सलाह दी है कि हमें अच्छे सब्जेक्ट लेना है, अच्छे आगे बढ़ना है।
बिल्कुल नीरज जी, आपसे मैं समझना चाहूँगी, पीसीएम पर आपका ज़्यादा फोकस रहता है आपकी एकेडमी की अगर बात करें, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, इसमें से अगर केमिस्ट्री की बात करें, फिजिक्स की बात करें, तो ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, मैथ्स भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। ऐसे में स्टूडेंट्स को ये चीज़ समझ में आना ज़रूरी है। तो आपका क्या पैटर्न होता है? क्या आप केमिस्ट्री की अगर बात करें तो प्रैक्टिकली कुछ आप करके दिखाते हैं जिससे हर वर्ग के स्टूडेंट को, जिस तरह से आपने कहा कि पांचों उंगली एक बराबर नहीं होती, हर लेवल के स्टूडेंट को वो चीज़, वो सब्जेक्ट, वो टॉपिक समझ में आए? देखिए, ये तो साइंस तो प्रैक्टिकली है, साइंस इज़ अ प्रैक्टिकल नॉलेज। आप जो भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हमारे यहाँ का पैटर्न ये है, हम क्लास 6 से बच्चों को फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की कॉपियाँ बनवा देते हैं ताकि उनको अभी से समझ बढ़े। जब क्लास कुछ बच्चा 6 में कुछ सीखेगा, देन 7, देन 8, फिर आगे तक उसकी समझ बढ़ जाती है। प्लस केमिस्ट्री की यदि हम बात करें या फिजिक्स की बात करें तो हमें कुछ प्रैक्टिकल्स बच्चों को करके दिखाना पड़ता है। जैसे अभी विज्ञान मेला जो जगह जगह पे आयोजित हुए हैं, हमारे बच्चे वहाँ गए हैं, उन्होंने वहाँ पे भी अपने प्रैक्टिकल्स मॉडल प्रेजेंट किए हैं। अन्य जो जगह से जो आए थे उनसे उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। इसके बाद में स्कूल के अंदर हमने साइंस लैब, रोबोटिक्स एंड एआई की लैब बनाकर रखी हुई है। तो जहाँ पे जो भी टॉपिक्स होते हैं उससे रिलेटेड जब भी कोई प्रैक्टिकल चीज़ें आती हैं हम बच्चों को करके दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल यदि हम लिटमस पेपर वाली बात करें, जहाँ पे एसिड बेस पढ़ाया जाता है, उसका प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से हो सकता है। जहाँ रिएक्शंस की बात करें, हाइड्रोजन गैस की बात करें, तो सोडियम से रिलेटेड जो प्रैक्टिकल है हम इजीली अपने स्कूल में करवा सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि यदि हम साइंस पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो छोटी क्लास से यदि उनको प्रैक्टिकल करवा के दिखाए जाएंगे तो उनकी सब्जेक्ट में पकड़ मजबूत होगी, प्लस उसमें उसका इंटरेस्ट जागेगा। दूसरी चीज़, मैथ्स एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। क्लास के अंदर यदि हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कभी गार्डन में जाकर, कभी रोड पर, कभी कोई ऐसी एक्टिविटी हम करके दिखाएं जहाँ पे बच्चा कैलकुलेशन करना सीखे, जहाँ पे खुद से वो करेगा, तो निश्चित ही उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा, प्लस सब्जेक्ट में पकड़ मजबूत होगी। बिल्कुल। सर, प्राइमरी स्कूल भी है आपका, ऐसे में छोटे छोटे बच्चे भी, जैसे हमने देखा विजुअल्स में, छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं स्कूल में और कहते हैं कि अगर नींव मजबूत हो बच्चे की तो आगे चलकर दिक्कत नहीं होती है। जैसे खुशी को भी नीट की प्रिपरेशन करना है, लेकिन अभी से अगर इसकी नींव मजबूत हो जाए तो आगे हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अच्छा कॉलेज खुशी को मिल जाए। तो ऐसे में नींव को मजबूत करने के लिए बच्चों की आप क्या कुछ करते हैं? आपका कुछ खास कुछ टेक्निक्स हो या आपकी कुछ खास एक्टिविटीज़ हो? पहले तो सबसे ये है कि मैंने अपने यहाँ पूरा इंग्लिश मीडियम स्कूल बना के रखा हुआ है। जनरली जो गांव क्षेत्र होते हैं वहाँ पे इंग्लिश मीडियम की एजुकेशन नहीं मिल पाती है, या तो उनको बाहर जाना रहता है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा फीस देना पड़ती है जो गांव में हर किसी की बस की नहीं है। तो मेरा पहला टारगेट तो ये था कि मैं एक इंग्लिश मीडियम की अच्छी शिक्षा यहाँ पर उपलब्ध कराऊँ। फिर टीचर्स जो हैं, क्योंकि हम लोग बच्चों से फ़ीस बहुत कम लेते हैं समय के हिसाब से, तो टीचर्स को हम एक परफेक्ट ट्रेनिंग दिलवाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो हम स्वयं हो या अलग से हम ट्रेनर्स उनके लिए अरेंज करते हैं। तो जब हमारा टीचर मजबूत हो गया तो बच्चों को अब नींव मजबूत करने की जो बात आ रही है, तो उसके लिए होता है कि एक तो बच्चों का स्ट्रेस कम किया जाए, उनको हम मैनेजमेंट करना सिखाएं, प्लस उनको प्रैक्टिकल एजुकेशन से जोड़ा जाए। मेरा जो अनुभव है, कोविड के बाद में मेरे स्कूल के जो टॉपर्स बच्चे थे, वो उन्होंने जब पूरा 1-1.5-2 साल जब खराब हो गया तो बेसिक सी चीज़ें वो भूल गए। फिर हम जब उनको उसमें लेकर आए, क्योंकि उनकी मोबाइल की आदत हो चुकी थी, तो हमने साइंस एग्जीबिशन, विज्ञान की जो भी रिलेटेड चीज़ें होती थी उनसे हमने उनको जोड़ना चालू किया। और जब बच्चा प्रैक्टिकली चीज़ें सीखता है तो उसकी नींव मजबूत हो ही जाती है। जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, हम उनको खेल खेल में एजुकेशन देने की कोशिश करते हैं। जो NEP 2020 की जो गाइडलाइंस है उसको हम स्ट्रिक्टली फॉलो करने का प्रयास करते हैं। चाहे उनको हम, मतलब नर्सरी का भी बच्चा है, उसको हम अनाराम सिखा रहे हैं, तो यदि वो अनाराम दिखा के पढ़ाया जाए तो उनके लिए ज़्यादा बेटर होगा। बिल्कुल सर, काफ़ी सिंप्लिसिटी के साथ आपने बहुत ही अच्छी तरीके से बातें समझाई है, और जो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो स्टूडेंट्स हमें देख रहे होंगे उन्हें भी अच्छा खासा मार्गदर्शन मिला होगा आपके शब्दों से। सर, शिक्षा के क्षेत्र में आप लंबे समय से सक्रिय हैं, ऐसे में मैं चाहूँगी कि आप बंसल समूह के योगदान के बारे में क्या सोचते हैं, उसका एक्सपीरियंस भी हमारे साथ साझा करें। बंसल न्यूज़ के तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं, क्योंकि जब मेरे यहाँ पर जो बच्चे थे जो भोपाल या ऐसे कॉलेजेस में नहीं आ पाते थे, तो बंसल कॉलेज ने वहाँ से अपनी बस फैसिलिटी स्टार्ट करी। और हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं जो सिर्फ वहीं सिमट के रह रहे थे, उन लोगों ने भी भोपाल आना, किसी एक इंजीनियरिंग कॉलेज में आना, पढ़ाई करना शुरू किया। दूसरा, मैंने देखा है कि बंसल कॉलेज पढ़ाई तो करवाता ही करवाता है, साथ साथ में रोज़गार भी प्रदान करता है। तो निश्चित ही बंसल कॉलेज का जो हमारे क्षेत्र में योगदान है वो सराहनीय है, और मुझे विश्वास है आगे भी बंसल कॉलेज का सहयोग हमें मिलता रहेगा, खासतौर से यदि हमारे ग्रामीण अंचल के बच्चों को
ये बस फैसिलिटी और अन्य चीज़ों में जब सपोर्ट मिलती है तो हम निश्चित ही मतलब बंसल के बहुत शुक्रगुजार रहेंगे। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर जुड़ने के लिए, और खुशी आपका भी जुड़ने के लिए। और उम्मीद करते हैं कि आपके मार्गदर्शन से जो बच्चे हमें इस वक्त देख रहे होंगे, ना ही केवल बच्चे, परिजन जो देख रहे होंगे, उन्हें भी बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होगी। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त, और ताज़ा अपडेट्स के लिए लगातार बने रहिए बंसल न्यूज़ के साथ। नमस्कार।